हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का पेडागोजी और सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है, क्वेश्चन है, उसका कंटेंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सोशल साइंस का जो पेडागोजी सेक्शन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो इससे पहले 4 फरवरी को हुआ था 2023 में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है कि ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो ए और बी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पयमपल्ली का हो जाएगा तीसरा, और बी का जो है हो जाएगा चौथा। तो ये हो गया। तो पहले चेक कर लेते हैं ए का तीसरा किस में है। तो ए का जो है तीसरा इसमें है, और बी का चौथा किस में है। तो बी का चौथा सिर्फ इसी में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हम लोगों का सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक मतलब पैराग्राफ है जिसे किसी ने लिखा था। तो ये किसने लिखा है ये हम लोगों को देखना है ऑप्शन के हिसाब से। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? तो ये लिखा है फख ए मुदव्विर ने। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। ये किसका उपयोग दर्शाता है? इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, 1651 में पहला अंग्रेज कारखाना खोला गया था। तो ये इसका जो आंसर है ये तीसरा हो जाएगा। हुगली नदी के किनारे पर जो है 1651 में पहला अंग्रेज कारखाना खोला गया था। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन देख ले। ए, बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। बी, ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। सी, यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था। डी है, यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कई सारे ऑप्शन है तो हम लोग इसको देखेंगे। इसका ए और बी और डी सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। वैसे भी जिस ऑप्शन में केवल होता है उसे हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन ये कंटेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बहुत ध्यान देंगे क्योंकि पेडागोजी में एलिमिनेट करना इजी है और ये कंटेंट वाला है। तो क्या सही है क्या गलत उसको हम लोग ध्यान से करेंगे। तो सी सही नहीं होगा, ए बी डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद में समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई थी? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है, कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए जो उनके प्रति वफादार थे। बी है, वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। सी है, भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए। डी है, असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। तो जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े दिए गए थे वो क्यों दिए गए थे? तो इसका जो ऑप्शन है 97 क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, बी, यानी कि
वन विभाग को सस्ते श्रम और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिए गए थे। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 है, ये असरसन और रीजन का क्वेश्चन है। तो झूम खेती घुमंतु खेती है। इसका कारण ये है कि इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए। देखिए, इसका जो है झूम खेती घुमंतु खेती है, ये तो सही है, लेकिन इसका जो जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर नहीं, ऐसे भी मतलब नॉर्मल जो खाली मैदान जगह होते हैं वहाँ पर भी किया जाता है। तो अभी कथन ए तो सही है, लेकिन आर जो है गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चुनाव करें। तो राजा राममोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये सही बात है, ये तो सही है कि जलाने के लिए किसी भी ग्रंथ में नहीं कहा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो। बी देख लेते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। तो अंग्रेज भी करने लगे थे आलोचना, ये सही बात है, सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। तो ए और बी सही हो गया। तो किसमें ए और बी? इसमें ए और बी सही है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम लोग को यानी ये भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। और डी है 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसका जो है सी सही होगा। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी, तो इसलिए ए और बी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये तीसरा है वो सही हो जाएगा। केवल ए, बी और सी सही है, डी सही नहीं है, तो वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को भी सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? ये किसने ये तर्क प्रस्तुत किया है? तो इसका जो आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने ये तर्क प्रस्तुत किया है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथन ए, बी, सी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ए है, रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। बी है, मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया, जबकि महात्मा गांधी और अन्य इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। सी है, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, तब भी रॉलेट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। तो इसका जो आंसर है वो इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तो इसका जो है, इसमें ए सत्य दिया है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। जो 1859 में क्या हुआ था कि दोबारा नियंत्रण पाने के लिए जो अंग्रेजों ने किया था, तो इसमें जो है कि हिंदुओं की जो जमीन थी और संपत्ति थी, इसको जब्त कर लिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा और चौथा है दिल्ली। तो जो महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी, उन्होंने खेड़ा से की थी। खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
तो राज्य, हाँ, तो कौन सा किस सूची में है? तो जो एजुकेशन है हमारा वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि जो कुछ कुछ जो कंटेंट है, कुछ कुछ जो टॉपिक है वो राज्य के अंतर्गत यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आते हैं और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर आते हैं। जब दोनों के अंतर्गत कोई टॉपिक आता है जैसे कि एजुकेशन, तो हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है और जो रक्षा है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं राज्य सूची ए का तीसरा किसमें दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। और संघ सूची किससे होगा? तो ये दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा और सी का पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तरी शीत कटिबंध और तीसरा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, चौथा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका जो 105 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। इसको हम लोग जानते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी? तो जब हम लोग ग्लोब दिखाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग इंग्लिश में भी, जिनको हिंदी में नहीं समझ आ रहा है वो लोग देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए और बी। जो बच्चे हैं उन्हें अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, बी देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, उसका ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह भारतीय मानक समय लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्व देशांतर पर और कोहिमा के 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ए है दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। आर, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो है पहला सही हो जाएगा। ये ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है या व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है? तो इसका ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन तीनों हो जाएगा। जो चाप झील है वो अपरदन, निक्षेपण और विसर्पण तीनों के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तथा मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? तो आप लोग इसका क्रम देख लीजिए। इंग्लिश में ये है और हिंदी में ये है। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी ए, सीमे और नीफे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो ए है, आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कारण है, कायांतरित शैल उच्च ताप तथा दाब से बनते हैं। इसका इंग्लिश में भी है, आप लोग ये भी देख लीजिए 111 का। तो ये दोनों सही है और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 112 है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 112 है, तैराक अमृत सागर में प्लव सकते हैं इस कारण से
तो किस कारण से जो तैराक हैं वो मृत सागर में लौ सकते हैं, इसका क्या आंसर होगा? इसका दूसरा हो जाएगा, जो हमारा मृत सागर होता है उसमें जो डेंसिटी होती है नमक की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जब उसमें कोई तैरता है तो वो ऊपर जो है अच्छे से लेट सकता है, ऐसा मैंने सुना है। और ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नमक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से तो दूसरा सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो महासागरीय जल जब लगातार उठती है और नीचे होती है, आप लोगों ने वीडियोस में देखा भी होगा, तो उसको हम लोग तरंगे कहते हैं, इंग्लिश में उसे वेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन 114 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही है? तो कौन सा कथन जो है अमेजन के बेसिन के बारे में सही है? तो ए है ऑप्शन, यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। बी है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। सी है, अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। डी है, दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। इसका जो है पूरा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा जो कारण है वो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? वनस्पति, भूभाग, जलवायु और ऊंचाई। तो जो पहला है वो वनस्पति जो है हमारे नेचर को प्रभावित नहीं करता है, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है संसाधन और दूसरा इसका है कि संसाधनों के प्रकार। तो खनिज क्या है और सड़क क्या है और कोयला क्या है, इस पे हम लोगों को विचार करना है। तो इसका खनिज का जो है प्राकृतिक संसाधन है, ये सही हो जाएगा। और जो बी है वो सही बात है, सड़क जो है हम इंसान लोग ही बनाते हैं, तो वो भी सही है। कोयला नवीकरणीय संसाधन ये सही नहीं होगा, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करिए। कृषि एक मूलभूत क्रिया है। बी, मृदा की अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है। सी है, उचित जलवायु कृषि के लिए अत्यावश्यक है। डी है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंग्लिश में इसका ये क्वेश्चन है। इसका जो है चारों ऑप्शन सही है, तो ए, बी और सी और डी ये सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इसका अभिकथन है, विविधता का सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कारण है इसका, एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए सही है, परंतु आर गलत है, तो ये तीसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है? तो पहला है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। तो ये तो पूर्वाग्रह नहीं है, ये सही बात है कि भारत गांव का देश है और यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये सही बात है। दूसरा है, कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है। तो ये भी सही बात है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पे जब कटाई और खेती का सीजन रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है, लोगों को जॉब मिलता है। सीजनली जॉब मिलता है, हर टाइम रेगुलर 1 साल का जॉब नहीं रह पाता है। यहाँ पर भारत में जो है मौसमी बेरोजगारी होती है कि जब सीजन आता है तब तो जॉब रहती है, लेकिन जब खेती का सीजन चला जाता है तब जॉब नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा क्या है, ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही है कि मतलब ये अज्ञात नहीं होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह है। क्या पूछा है कि पूर्वाग्रह क्या है? तो पूर्वाग्रह यही है कि जो गांव के लोग हैं वो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गांव के लोग भी जानते हैं, शहर के लोग भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा।
भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता है? तो पहला है, भारत का संविधान आंशिक या काफी लचीला है और इसे संशोधित किया जा सकता है। दूसरा है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। तीसरा है, संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। चौथा है, भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका चौथा आंसर हो जाएगा 120 का चौथा, कि भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित। इसमें पूछा है कि क्या मतलब प्रमाणित नहीं करता है, तो ये जो ऑप्शन है वो प्रमाणित नहीं करता है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन पॉजिटिव वे में है तो वो सही है, ये नेगेटिव वे में है तो पूछा गया है कि क्या नहीं प्रमाणित करता है, तो चौथा सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और क्या होता है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जहाँ पर उस राज्य का और उस देश का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो भारत है उसमें सेकुलर व्यवस्था है, तो यहाँ पर इस भारत देश का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये राज्य लिखा है लेकिन इसका मतलब, इसका तात्पर्य देश ही होता है, जैसे कि भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। तो चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 122, नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्लैश से कथन सत्य है? तो पहला, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। बी, अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है। सी है, फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये बात सही है कि जो लोग रेगुलर जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्हें कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो इसका 122 का दूसरा जो है केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। अभिकथन, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। कारण है कि स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा इसका सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, जो लोग खुद से अपना काम करते हैं वो लोग अपना मूल्य रख सकते हैं, इसलिए आर गलत हो गया क्योंकि ये कारण जो है सही नहीं है। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? इंग्लिश में भी इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको देख लीजिए आप लोग। इसका पहला सही हो जाएगा कि ए, बी और सी, यानी विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी। बी, इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। सी, अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना। सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना। तो देखिए ये डी गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। सरकार को अस्थिर करने के लिए जुलूस नहीं निकाला जाता है, बल्कि जुलूस इसलिए निकाला जाता है या फिर कोई भी आंदोलन इसलिए किया जाता है क्योंकि जनता को कोई चीज़, ऐसी कोई योजना या फिर ऐसा कोई कानून जो जनता को पसंद नहीं आता है, तो वो अपना असंतोष जाहिर करने के लिए जुलूस या आंदोलन का और धरने का आयोजन करता है। तो डी नहीं सही है और ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ए, बी, सी है, तो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकें? इसका इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए जिन लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो इसका 125 का जो है तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत है। ए और सी सही है, बी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन। इसका पहला सही हो जाएगा ऑप्शन ए, साझा घर में रहने वाली
या साथ रहने वाली महिलाओं को? क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं? सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है, जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान है। सही बात है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, कोई गलती किया है, तो वो कानून की नज़र में समान है, चाहे वो कितने भी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो। अपराध अपराध होता है और भारत में ये नियम है कि कोई भी अपराध करता है तो कानून की दृष्टि में समान है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। बी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। सी है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है कि बी सही है और सी भी सही है। देखिए, इसका ऑप्शन ए तो नहीं दिया है आंसर की में। जो इसका क्वेश्चन नंबर 127 है, तो इसका जो आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है कि बी और सी सही है। और इस जो ऑप्शन ए है, जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी अपराध, मतलब हर अपराध बराबर नहीं है, हर अपराध अलग अलग है और कोई भी करता है तो अलग अलग अपराध का अलग अलग सजा है। वो ये नहीं कि आप कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उसका सजा एक ही तरह से होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर चोरी करते हैं तो उसकी सज़ा अलग है, किसी का कोई मर्डर करता है तो उसकी सज़ा अलग है। तो इसका मतलब ये था, तो वो हर अपराध अलग अलग है, वो समान नहीं है और उसके हिसाब से उसकी सज़ा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, बी और सी सही है और डी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस में संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है? तो जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार, जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, तीसरा है जीविकोपार्जन का अधिकार और भोजन का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ा का सही मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इसका चौथा सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का जो सफाई कर्मचारी है उसका मैनुअल स्कैवेंजर्स प्रोहिबिशन अधिनियम हो जाएगा, बी का जो है दूसरा हो जाएगा अनुसूचित जाति का वन अधिकार नियम, सी का तीसरा हो जाएगा मुस्लिम अल्पसंख्यक सचेतन समिति रिपोर्ट और डी का पहला हो जाएगा अनुसूचित जाति का अत्याचार निवारण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होने का विपरीत होगा? इसका जो हो जाएगा, हाशिए का जो विपरीत होता है वो मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप लोग सही से सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए और सीडीपी और ईवीएस का पेपर अपलोड कर दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और बाकी के वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग उसको सॉल्व करिए और सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग उसको पढ़िए अच्छे से और फॉर्म भरिए। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, 27 अप्रैल से 26 मई तक रजिस्ट्रेशन होगा और जुलाई से लगाए अगस्त तक इसका एग्जाम होगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म भरिए और अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।